दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यूपी टेट 2026 की परीक्षा हाल ही में आने वाली है और प्राइमरी का जो ईवीएस सेक्शन है उसके प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो सेकंड प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, प्याज एवं लहसुन में विशिष्ट गंध किस तत्व के कारण आती है? तो प्याज एवं लहसुन में विशिष्ट गंध जो है ये सल्फर के कारण आती है। नेक्स्ट है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो कानून का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, धुएं से आंखों में जलन उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो धुएं से आंखों में जलन उत्पन्न करने वाली गैस ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO। N2O को भी जान लीजिए। N2O जो है इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं या फिर लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाली गैस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय में स्वीकार्य ध्वनि सीमा कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की जो इकाई है वो डेसिबल है, यूनिट। और जो आवासीय क्षेत्र में के दिन में ध्वनि सीमा जो होती है वो 55 डेसिबल होती है। सी वाला आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तापमान में प्रति 8 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने पर ध्वनि के वेग में लगभग कितनी वृद्धि होती है? तो जैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना फर्क आएगा, या फिर कितनी होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कितनी बढ़ती है? तो वो जो है तो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ती है। टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ एयर स्पीड है वो बढ़ेगी। और वैसे एयर में अगर देखा जाए तो 332 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को ज़ेरोफाइट कहा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट और मेसोफाइट दे रखे हैं यहाँ पे। तो इसमें आंसर हो जाएगा ज़ेरोफाइट। हेलोफाइट किसे कहते हैं? हेलोफाइट जो होते हैं नमकीन पानी में जो होते हैं या दलदल में होते हैं जो पौधे उगते हैं, जिसमें कह सकते हैं हम मैंग्रोव्स जो पौधे हैं वो हेलोफाइट कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट जो पानी के अंदर होते हैं, पानी में उगते हैं, वो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। मीसोफाइट, मीसोफाइट जो है ये जो पौधे कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उगते हैं या सामान्य रूप से उगते हैं उन्हें मीसोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मथुरा तेल शोधनशाला, मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, उससे निकलने वाली कौन सी गैस जो है ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है या क्षति पहुंचाती है? तो ताजमहल में जो मकराना पत्थर का जो संगमरमर लगा हुआ है उसको ब्लैक कर रही है, वो कौन सी गैस है जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकलती है? तो वो है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोयले की खानों से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? ये मैंने पहले भी बताया है कि कोयले की खानों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, CH4। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मीथेन गैस जो है ये जो भी CNG है, फ्यूल है, कंप्रेस्ड नेचुरल फ्यूल, इसमें मीथेन गैस ही सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट आते हैं, किस रसायन के कारण रक्त कैंसर ल्यूकीमिया का खतरा बढ़ता है? तो ल्यूकीमिया का खतरा ये बेंजीन के कारण बढ़ता है। इसमें जो है बेंजीन किसी भी तत्व में किसी भी खाने वाली चीज़ में या किसी में बेंजीन
होता है, बेंजीन के कारण जो है लीटोमिया रक्त कैंसर बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, किस रसायन के कारण हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ता है? तो हार्ट डिजीज या बीपी बढ़ गया किसी का, या तो हाई बीपी जो होता है ये कैडमियम के कारण होता है। सी डी। ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसी के कारण होता है। कई कई बार ये शीशा जो लेड है ये भी उत्तरदायी होता है, लेकिन मेनली जो है कैडमियम उत्तरदायी होता है इसके कारण। नेक्स्ट जो है अम्ल वर्षा, एसिड रेन के कारण प्राचीन भवनों और मूर्तियों का क्षरण हो रहा है या उनको क्या कहा जाता है? तो अम्ल वर्षा जो है, इस जब भवनों का क्षरण होता है उसके कारण, तो उस टर्म को क्या कहते हैं? उस टर्म को कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। याद रखिएगा इसको। और अम्ल वर्षा जो होती है वो SO2 प्लस NO2, ये दो गैसें होती हैं जिनके कारण अम्ल वर्षा होती है, और ये H2SO4 बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा के लिए अम्ल जो होता है जिसके लिए, जिसके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, तो वो अम्ल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, कहाँ पर होती है अम्ल वर्षा खास तौर से? तो एक तो है स्वीडन, और दूसरा है नॉर्वे। तो ये जो देश है, या उत्तरी ध्रुव की तरफ से जाते हैं तो जो देश होते हैं जो उत्तरी ध्रुव से पास में है वहाँ पे अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक फुट रोग, ब्लैक फुट डिजीज किसके कारण होता है? तो ये ब्लैक फुट रोग जो है ये आर्सेनिक के कारण ही होता है। पानी में आर्सेनिक मिला होता है जिसके कारण जो है ब्लैक फुट रोग हो जाता है। जो फुट में जो है ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आते हैं सूरत अधिवेशन, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार कूट हुई थी, कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखिएगा सूरत अधिवेशन जो था वो 23वां अधिवेशन था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। और इसी अधिवेशन में जो है उदारवादी और उग्रवादी जो गुट थे कांग्रेस के, उनके बीच में मनमुटाव हो गया था। वो दो दो भागों में कांग्रेस जो है वो बट गई थी। नेक्स्ट आते हैं कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सेल में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और लाइसोसोम जो है इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। गोल्गी बॉडीज जो है इसमें लाइसोसोम जो है इसमें होता है। नेक्स्ट आते हैं रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? देखिए रेणुका झील जो है ये एक वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम में बहती है? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि सिक्किम में जो है तीस्ता नदी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीस्ता। नेक्स्ट आते हैं फुलहर झील किस राज्य में अवस्थित है? फुलहर झील जो है ये पीलीभीत के पास ये अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में ही है। आंसर हो जाएगा बी, पीली उत्तर प्रदेश। पीलीभीत के पास को याद रखिएगा, हो सकता है जिला पूछ लिया जाए कि किस जिले में फुलर झील है। नेक्स्ट आते हैं देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी, अपने आप जो है कृषि मिट्टी इसको कहा जाता है, यानी कि इसमें जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो ब्लैक सॉइल जो है काली मिट्टी, उसको कहा जाता है। काली मिट्टी जो होती है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है और जीवांश की कमी होती है। टोटल एरिया का 15% भूमि जो है ये भारत की ये काली मिट्टी से लगी हुई काली मिट्टी है मेनली। और ये जो है कपास के लिए प्रसिद्ध होती है, और इसको रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है इस मिट्टी में ही जो है मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण ये जो है इसमें ये पानी पानी को जो है वो सोख लेती है, और ये मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको जो है स्वतः कृषि भूमि कहा जाता है।
कि सिंचाई की आवश्यकता इसमें कम होती है अथवा ना के बराबर होती है। और ये मिट्टी मूलतः कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन भूमि जो है, दक्कन का पठार, वहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है, मूलतः महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो कपास के लिए मेनली कही जाती है ये कपास जो फसल है वो काली मिट्टी में ही होती है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में मृदा संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए हरियाणी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो मृदा संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए जो हरियाली परियोजना लाई गई थी वो 2003 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, देश में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जो वन रिपोर्ट आई है 2023 की, उसके हिसाब से सर्वाधिक वन जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मिजोरम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और सबसे कम वन जो है वो हरियाणा में पाए जाते हैं। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि कुल वन जो क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत भूमि का वन क्षेत्र है पूरे भारत में? तो 21.79% जो है ये वन क्षेत्र है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, पालीताना मंदिर किसके निकट स्थित है? देखिए, पालीताना मंदिर जो है ये एक जैन मंदिर है जो कि भावनगर के पास है। भावनगर ये गुजरात में है। इसी तरह माउंट आबू जो है ये राजस्थान में है और यहाँ पर भी पूछा जाता है कोई मंदिर, तो यहाँ पर जो है दिलवाड़ा का मंदिर है। दिलवाड़ा का मंदिर, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, दिलवाड़ा का मंदिर ये भी जैन मंदिर है और पालीताना मंदिर भी जैन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, जानते हैं ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और नासिक में त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वनावरण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, अभी मैंने बताया कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा जो वन है वो मिजोरम में है और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। और इसी में अगर राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिया जाए तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये जो डाइवर्सिटी इंटरनेशनल डाइवर्सिटी डे या वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे वो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया, जैव विविधता अधिनियम आया, वो 2002 में आया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो जिले हैं जिनमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तो वो जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सदाबहार वन क्षेत्र में पाया जाता है? तो सदाबहार वन क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है हमारी पृथ्वी पे जो भूमध्य रेखा है उससे 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो ऐसा क्षेत्र होता है जो कि भूमध्य रेखीय जलवायु से पाई जाती है। और भूमध्य रेखीय जलवायु में ही जो है सब जैव विविधता सर्वाधिक होती है, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और साथ साथ इसमें जो है वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो इन्हीं प्रकार 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा जहाँ पे होती है उस क्षेत्र में हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है इसके हिसाब से नारियल जो है ये सदाबहार वन है। बाकी ये तीनों जो है नागफनी, चंदन और शीशम। इसमें नागफनी जो है ये मरुस्थलीय वन है और शीशम और चंदन जो है ये पर्णपाती वन कहे जाते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट कहे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है
ये देहरादून में अवस्थित है। आप लोग जानते ही होंगे, वन अनुसंधान संस्थान। और अगर वन अनुसंधान प्रबंधन संस्थान बोल दिया जाए, इसमें मैनेजमेंट शब्द, प्रबंधन शब्द अगर बोल दिया जाए, तो याद रखिएगा, जब भी वन अनुसंधान प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, भोपाल में। तो ये याद रखिएगा, अगर प्रबंधन जुड़ा है इस टर्म में, तो वन अनुसंधान प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो वो भोपाल में है। और वन अनुसंधान संस्थान वो देहरादून में अवस्थित है। उसका नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये रुड़की में अवस्थित है, जो कि रुड़की के पास ही हरिद्वार है। और रुड़की जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई। तो राष्ट्रीय जल नीति जो है, सबसे पहले जो जल नीति बनाई गई थी, राष्ट्रीय जल नीति, वो 1987 में बनाई गई थी। उसके बाद 2002 में और 2012 में इसमें जो है संशोधन किए गए थे। निम्नलिखित में से किस फसल का सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो किस फसल का सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो है पानी किस फसल के लिए चाहिए होता है, तो वो है गन्ना। और गन्ना का उत्पादन जो है सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और गन्ना से चीनी मिल की अगर हम बात करें, चीनी मिल कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो चीनी मिल जो है वो महाराष्ट्र में सर्वाधिक स्थित है, महाराष्ट्र में। तो सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में ही होता है। नेक्स्ट आते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है को कहा जाता है। तो वर्षा जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उस क्षेत्र को सूखा क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है, सूखा क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मैं पूछूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर हो रही है तो 50 सेंटीमीटर से कम में सूखा क्षेत्र, और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर हो रही है तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1951 में, तो पहला जो फर्टिलाइजर प्लांट 1951 में लगा, वो स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी जो है ये झारखंड में है। पहले ये बिहार में लगता था, तो बिहार में स्टार्ट किया गया था, अब ये झारखंड में है। तो 2000 में 3 स्टेट बने थे नए, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा कि झारखंड में ही सिंदरी है, और सिंदरी में पहला उर्वरक संयंत्र 1951 में खोला गया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अधिकतम जैव विविधता जो है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो शांत घाटी में बोली जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और शांत घाटी जो है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में है और के पास है। और वो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि शांत घाटी बेसिकली जो है ये जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं, वहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रेणी है होती है। और वहीं पर जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटका केरला के बॉर्डर पे जो है नीचे, वहाँ पर जो है ये शांत घाटी जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर जो है वो है बेंगलोर। यहाँ पर ही सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, अगर पूछे जाए हाईटेक सिटी कौन सी है, तो हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है। हाईटेक सिटी, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है बेंगलोर और हैदराबाद। नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश में लेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। लेपा नगर जो है वो अखबारी कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो अखबारी कागज जो है वो नेपा नगर में बनता है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं लेपचा। देखिए जनजाति जो है वो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। एक तो जनजाति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दूसरा जो है बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और झील कहाँ पर है, कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ज़रूर याद कर लीजिए। तो लेपचा जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है। चेंचू जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। रेयांग जो है वो त्रिपुरा में पाई जाती है। झारखंड में हो जो है संथाल, मुंडा, ये जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाने की जो प्रस्ताव है वो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 61 में दे रखा है। 60 में अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है। अब बात करते हैं कि प्रस्ताव की बात कर लेते हैं। तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, सबसे पहले तो है उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 14 डेज का नोटिस पहले प्रायर में कि आप पर जो है महाभियोग कब जो है लगने जा रहा है। दूसरा जो है संविधान के अतिक्रमण को लेकर के है कि संविधान सम्मत अगर राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो ऐसे में उन पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है, जो कि 14 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है। 50 प्रस्तावक होते हैं जो कि प्रस्तावक सदस्य होते हैं जो कि ये महाभियोग प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले वो प्रस्तावक जो हैं उनको कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए जो ये कहें कि हाँ इनको जो है कोई भी राष्ट्रपति है उनको महाभियोग लगाया जाना चाहिए। तो उसके साथ साथ जो है जब 14 दिन का नोटिस दिया जाता है तो उसके बाद जो है किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, तो किसी भी सदन में जो है ये जो प्रक्रिया जो है ये प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा अथवा राज्यसभा 2 सदन होते हैं संसद के, तो इनमें से किसी भी सदन में ये प्रस्ताव जो है लाया जाता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए ही वापस कर सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आज कोई भी बिल है वो, तो उस बिल को जो है राष्ट्रपति, साधारण बिल की बात हो रही है यहाँ पे, धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, उसको पास करना ही होता है। और अगर बात करें कि अब इसमें बात आती है कि पुनर्विचार के लिए एक बार केवल जो है किसी भी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति संसद में वापस कर सकता है। उसके बाद जो है जब दोबारा वो बिल अगर आता है उनके पास, वो विधेयक जो है दोबारा दोनों सदनों से पास होकर के आता है राष्ट्रपति के पास, तो ऐसे केस में है राष्ट्रपति को संस्तुति देना आवश्यक होती है। तो ये जो है अनुच्छेद संख्या 111 में कहा गया है। आंसर इसका ए हो जाएगा। 112 की बात कर लेते हैं, तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय वित्तीय विवरण, ये जो है इसको बजट कहते हैं। एक मिनट, विवरण, इसको बजट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बजट शब्द जो है ये संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण ये जो है संविधान में प्रयोग किया गया है शब्द, जो कि 112 अनुच्छेद में बताया गया है। 123 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अध्यादेश पारित होते हैं उसके बारे में, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में एक अनुच्छेद 123 में बताया गया है। अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक जो होता है उसको बताता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है तो उसके लिए जो है ये अनुच्छेद 10 में बताया गया है। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस थे जो कि संभावना है, प्रबल संभावना है हिंदी टेट में, ये ज़रूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन तो आने की संभावना है। तो आप लोग जो है इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें
अन्य जो भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस होंगे या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 से 5 तक की जो प्राइमरी की टेट होने जा रही है और आने वाले जुलाई में महीने में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।